तबियत खराब थी बच्चों, थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा भी तबियत खराब सी चल रही थी, तो मैंने कहा क्लास ऑफ नहीं करती हूँ, मैं इवनिंग में करवा लूंगी अपनी क्लास। सुबह से आज पता नहीं थोड़ी वीकनेस, बीपी लो सा लग रहा था बहुत ज्यादा, तो दवाई खा के सोई थी मैं आज सुबह से, थोड़ी तबियत सही नहीं थी क्योंकि पिछला जो वीक था ना वो मेरे थोड़ा हेक्टिक रहा था। पहले बर्थडे के चक्कर में एक दिन उसमें चला गया, एक दिन फिर इंदौर गए, सेम डे गई मैं इंदौर, जयपुर से सेम डे वापस आई, तो रेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाया था पूरी रात। पूरा दिन ट्रैवल में चला गया था, ऐसे करके थोड़ी सी तबियत मुझे 2-3 दिन से खराब ही चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं थोड़ा सा दिन में रेस्ट करके बस अभी जस्ट स्टूडियो में आई हूँ, एक एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट के लिए वीडियो बनाया था सिर्फ, और उसके बाद मैं अभी आपकी क्लास में आई हूँ, है ना। चलो मैम, आप ग्रुप डी के एग्जाम पर वीडियो बनाएंगे, कल बनाएंगे बेटा, कल भी काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल लाइव है क्लास, अपना आ गई है, निखिल आ चुके हैं, आरती आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, मैम राकेश सर ने ग्रुप डी पे वीडियो बनाया, हम भी बनाएंगे, डोंट वरी, कल बनाएंगे। तबियत मैम की ठीक नहीं थी इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, कल हम बना देंगे उस पर, डोंट वरी। ठीक है मैम, आपकी इंदौर में एंट्री जबरदस्त थी। अच्छा आप इंदौर जाने वाले आप आए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, मैंने लास्टली एकदम प्लान कर लिया था कि मैं इंदौर हो आती हूँ, बिकॉज मैंने पटना वाला सेमिनार भी छोड़ा था, देहरादून वाला सेमिनार भी छोड़ा था, तो मैंने कहा इंदौर के बच्चों से तो मिलकर आना पड़ेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। हम लास्ट क्लास में बायोलॉजी की क्लास में पढ़े थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। पहली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, हमारी बॉडी में कौन कौन सा वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, जैसे क्रिएटिनाइन, जैसे अमोनिया, ये सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन आता है, जो अंग आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा किडनी, किडनी जिसको हिंदी में गुर्दे या वृक्क कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था किडनी क्या होती है, कहां होती है, किडनी का वजन क्या है, किडनी का कलर कैसा होता है, किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। किडनी का काम क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे किडनी में खून को छानने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। आप किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो गुर्दे की कोशिकाएं होती हैं उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन खून को छानते हैं, और छान के नेफ्रॉन्स क्या बनाते हैं, यूरिन पेशाब बना देते हैं, है ना। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था नेफ्रॉन कैसे कैसे ब्लड को फिल्टर करता है, कैसे सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब बच्चा इस चैप्टर में कुछ नोट डालकर मैं पॉइंट्स आपको समझाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली। बस ये आज की क्लास, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल हम जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, अनुवांशिकी विज्ञान पढ़ेंगे, 1 से 2 में ही पढ़ेंगे, कल 2 क्लास में जेनेटिक्स चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, मैम ये किताब, ये क्लास पढ़ने के बाद छोरी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, हाँ प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए किताब आपको खरीदनी पड़ेगी बेटा, मेरी मैं उसमें क्या कर सकती हूँ ना। चलो आओ नोट डालकर मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आता है कि आपके पेशाब के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, यूरिन यानी मूत्र या पेशाब, पेशाब के अंदर या मूत्र के क्या क्या घटक हैं, पेशाब के अंदर क्या क्या बाहर निकलता है। तो बच्चों हमारे यूरिन के अंदर 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल, यूरिन के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट्स, नॉर्मल का मतलब बेटा ये कंपोनेंट्स होना चाहिए पेशाब के अंदर, ये बाहर निकलना चाहिए। अगर ये नॉर्मल कंपोनेंट्स बॉडी से बाहर नहीं निकले तब हमें बीमारी हो जाएगी। और दूसरा आता है अबनॉर्मल कंपोनेंट्स, अबनॉर्मल का मतलब होता है बेटा असामान्य, ये हमारे यूरिन में नहीं आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो ध्यान से समझना बेटा, मैंने कहा हमारे यूरिन के अंदर क्या क्या होता है। एक होता है यूरिन के अंदर नॉर्मल, देखो आप लोग बीमार होते हो तो डॉक्टर आपके यूरिन का सैंपल लेता है, पेशाब का सैंपल लेता है ना, क्यों लेता है, क्योंकि डॉक्टर को पेशाब का कलर देख के बताता है कहां प्रॉब्लम हुई है, बाकी उस पेशाब के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करके लैब में उसको पूरा एकदम चेक करके फिर आपको रिपोर्ट देता है। कैसे देता है, देखो अगर पेशाब के अंदर नॉर्मल चीजें आ रही हैं तो ये अच्छा है, ये आनी चाहिए पेशाब में, ये नहीं आने चाहिए। अगर यूरिन के अंदर अबनॉर्मल कंपोनेंट्स पाए गए हैं तो ये किसका इंडिकेशन होता है, ये बीमारियों का बताता है। ये वाले अगर आपके पेशाब के अंदर आ रहे हैं तो कोई बीमारी है, ये नहीं आ रहे तो बीमारी है। इसका मतलब मैम ये चीजें पेशाब में आनी चाहिए और ये नहीं आनी चाहिए। जी हाँ मैम, अगर मैं यहाँ पे जो लिखवाऊंगी ना, अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कोई ना कोई डिजीज होगी, कोई ना कोई बीमारी हो गई है। तो पहले हम नॉर्मल कंपोनेंट्स देखते हैं कि हमारे पेशाब के अंदर क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्या क्या होना चाहिए। तो बच्चों पेशाब के अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूरिन में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। यूरिन में जो पानी होता है वो 95% आपका वाटर होता है, पानी होता है। आप जितना पानी पीते हैं उतना पानी तो आपका बॉडी नहीं रखता है। अरे मैं मानती हूँ हमारा शरीर 68 से 70% पानी का बना है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर 5 गिलास पानी पी रहे हैं आप एक दिन में, तो क्या 5 के 5 गिलास आपके बॉडी रख लेता है क्या, नहीं, किसकी फॉर्म में बाहर निकाल देता है, 5 पेशाब की फॉर्म में। तो आपके पेशाब के अंदर 95% तो पानी होता है, बाकी आप बताओगे बेटा यूरिया होता है। यूरिया, अब यूरिया किसने बनाया था, आपको याद है ना, यकृत, लीवर ने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। अब कितना परसेंट आपके पेशाब के अंदर यूरिया जाता है, तो बताना आप 2.6% आपके पेशाब के अंदर यूरिया की मात्रा आनी चाहिए। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा यूरिक एसिड, अगला हमारे पेशाब में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, यूरिक अम्ल, 0.4% में आपका क्या निकलना चाहिए, यूरिक एसिड निकलना चाहिए आपके यूरिन में, पेशाब में। और बाकी का जो बचा है, कितना बचा आपका, बाकी का 2% बचा ना, उसमें निकलना चाहिए क्रिएटिनाइन। अब ये क्रिएटिनाइन कहां से आया, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूं बेटा, हमारी हड्डियों और हमारी मांसपेशियों के पास एक पिगमेंट होता है जिसको क्रिएटिनाइन फॉस्फेट कहते हैं, वो टूटता है तो क्रिएटिनाइन बनता है। तो बाकी के 2% भी क्या आना चाहिए, आप बताओगे बेटा क्रिएटिनाइन निकलना चाहिए। तो हमारे पेशाब के अंदर 95% तक पानी होता है, 2.6% तक यूरिया होता है, 0.4% यूरिक एसिड होता है, और क्रिएटिनाइन होता है 2%। जब तक ऐसे पेशाब आ रहा है ये चीजों वाला, तब तक आप हेल्दी हो, आपकी किडनी सही है, आपके किडनी सही है, आपके गुर्दे सही है बेटा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं ज्यादा पेशाब आता है, तो सिंपल सी बात है भैया, अगर ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पेशाब आ जाएगा, है ना, उस पेशाब में पानी भी ज्यादा निकलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका इसी परसेंटेज में आपका पेशाब के अंदर चीजें आनी चाहिए, ये आना चाहिए। अब क्या आ गया मैम, अबनॉर्मल कंपोनेंट क्या आ गया जो बीमारी का इंडिकेट कर रहा है। सुनो जरा, अगर आपकी पेशाब के अंदर आ रहा है ग्लूकोज, क्या आ रहा है, नंबर पॉइंट 1 1 2 3 ऐसे नंबर करके लिखना बेटा। अगर पेशाब के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ज्यादा ग्लूकोज आ गया बेटा, तो ग्लूकोज ज्यादा होता है तो क्या कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज होता है। आपने सुना है कि जो लोगों को डायबिटीज होती है जब वो पेशाब करते हैं खुले में, है ना, खेत वेत में रोड वोड पे कर दिया, खुले में पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब के ऊपर चींटी आके लग जाती है। क्यों, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों को शुगर होता है, उनके खून में शुगर ज्यादा होती है। शुगर का मतलब क्या, ग्लूकोज। अरे हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं बेटा। तो जिनको शुगर बीमारी बढ़, शुगर ज्यादा हो मतलब ग्लूकोज ज्यादा हो गया। अब किसमें होता है ग्लूकोज, खून में होता है, खून छानने को किसके पास आएगा, किडनी के पास आएगा, किडनी क्या करता है, खून को छानता है। लेकिन बेटा जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है जिन लोगों के खून में, तो वो ग्लूकोज पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अगर किसी के पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो इंसान क्या है, वो एक डायबिटिक पर्सन है, उसको डायबिटीज है भैया, उसको तो क्या है, डायबिटीज है। इसीलिए इसी ग्लूकोज को चूसने के लिए जो लोग खुले में पेशाब करते हैं, उनके जो डायबिटीज वाले पर्सन होते हैं वो खुले में पेशाब करते हैं, उनके पेशाब के ऊपर ग्लूकोज, उनके पेशाब के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है और ग्लूकोज शुगर है, तो वो चींटियां लग जाती है बेटा। तो अगर किसी की बॉडी में यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ रही है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है,
ये कह रहा है भाई साहब डायबिटीज हो चुकी है आपको, क्या हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है। और कौन सी डायबिटीज, डायबिटीज आप बताओगे बेटा, इंसिपिडस हो गया है, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्र में है डायबिटीज, मूत्र में है डायबिटीज। तो जो लोगों को डायबिटीज होता है उनकी पेशाब के अंदर ग्लूकोज होता है वो ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। और पता है इस फेज को क्या बोलते हैं, इस फेज को बोला जाता है ग्लाइकोयूरेमिया। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ग्लाइकोयूरेमिया क्या होता है, ग्लाइकोयूरेमिया क्या होता है। तो बच्चों ग्लाइकोयूरेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर इंसान के बॉडी में जो पेशाब बनता है, जो पेशाब बाहर निकलता है तो उसमें ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा पेशाब में निकलता है तो उसको ग्लाइकोयूरेमिया या फिर हम डायबिटीज इंसिपिडस या मूत्र में है रोग कह देते हैं। ठीक है, तो आपके पेशाब के अंदर ग्लूकोज नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर किसी के पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है बेटा, खून आ रहा है पेशाब के अंदर, तो बच्चों इसका इंडिकेशन होता है कि उस इंसान के किडनी फेल हो रहे हैं धीरे धीरे या हो गए। क्यों ना, खून को कौन छानता है, किडनी छानता है। अगर किडनी के फिल्टर ढंग से नहीं छान पाए, किडनी के फिल्टर ब्लॉक हो गए, किडनी के फिल्टर खराब हो गए, तो वो खून को छान नहीं पाए ढंग से और वही खून पेशाब में आ गया। तो अगर किसी के पेशाब में खून आ रहा है इसका मतलब या तो उसके किडनी फेल हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो अगर किसी के पेशाब में खून आ रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो क्या बताता है, उस इंसान की किडनी फेल्योर के बारे में बताता है कि इसके गुर्दे फेल हो गए हैं, गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, गुर्दों के अंदर जो फिल्टर होते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो किसी के पेशाब में खून नहीं आना चाहिए। तीसरा, अगर पेशाब के अंदर पाए जाते हैं कीटोन बॉडीज, बहुत ध्यान से समझना, अगर पेशाब के अंदर पाई जाती है कीटोन बॉडीज, हिंदी में सेम नाम है बेटा, कीटोन बॉडीज ही लिखेंगे इसे, कीटोन बॉडीज आ रही है अगर किसी के पेशाब में, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। बच्चों कीटोन बॉडीज क्या होता है, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे सब लोग आंसर देना। हमारी बॉडी में एनर्जी कब बनता है, आप बताओ मुझे। अगली स्लाइड पर समझा रही हूँ मैं, फिर वापस आएंगे। आप जानते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी कब बनता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में पानी बनता है और साथ में यहाँ पर एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को नाम हम क्या देते हैं, एटीपी का नाम देते हैं, है ना, नहीं देते। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी में ऊर्जा कहाँ से आ रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो आप सब बोलोगे मैम ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। अब बच्चों कुछ ऐसी कंडीशंस बनने लग जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज नहीं टूट पाता है और एनर्जी जो है ना वो फैट और प्रोटीन से लेना शुरू कर देता है हमारा बॉडी। किससे, फैट को तोड़ेगा, तोड़ने से फैट में भी एनर्जी होती है, फैट्स में पढ़ाया आपको, फैट से तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज से एनर्जी ना बनके फैट और प्रोटीन से एनर्जी बनने लग जाए, तो बच्चों आप सोचो ग्लूकोज तो ऐसा कैसा है, क्या फैट और प्रोटीन से एनर्जी मिल रही है। तो जब फैट और प्रोटीन टूटते हैं तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटोन बॉडीज बनते हैं। और यही कीटोन बॉडीज हमारी पेशाब में आना शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर फैट और प्रोटीन से एनर्जी मिल जा रही है तो क्या नहीं टूट रहा है ग्लूकोज, और बाहर से तो आप खाई जा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी में ग्लूकोज तो ज्यादा होता जाएगा। भाई ग्लूकोज टूट नहीं रहा, जो ग्लूकोज का काम था वो काम नहीं हो रहा है, वो काम किसी और से होने लग गया, तो एक समय के बाद बॉडी में ग्लूकोज जो नहीं टूट रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, तो इंसान को डायबिटीज हो जाएगा, इंसान का लीवर खराब हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर किसी के पेशाब के अंदर कीटोन बॉडीज आ रहा है, इसका मतलब उस इंसान को दो चीजें हो सकती हैं, एक तो उसको डायबिटीज हो सकता है, दूसरा उस इंसान का लीवर डैमेज हो रहा होगा या हो चुका होगा। लीवर डैमेज का मतलब है उस इंसान का यकृत खराब हो रहा होगा। बेटा मेरी बात समझ में आई है, एक बार मैं कमेंट्स को रिफ्रेश कर दूं, आप लोगों के कमेंट्स अटक गए मुझे दिख नहीं रहे। हाँ जी, बात समझ में आई। अगर पेशाब में खून आ रहा है इसका मतलब किडनी फेल हो चुकी है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है। अगर पेशाब के अंदर ग्लूकोज आ रहा है इसका मतलब ग्लाइकोयूरेमिया हो गया, डायबिटीज वाला पर्सन है ये, है ना। और अगर किसी इंसान की बॉडी में पेशाब के अंदर कीटोन बॉडीज आ रही है, जब आप ब्लड का सैंपल देके आते हो ना तो रिपोर्ट आती है ना, उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ होता है बेटा, कभी रिपोर्ट पढ़िएगा आप, है ना। तो कीटोन बॉडीज आ रही है इसका मतलब मैम उस इंसान की बॉडी में फैट और प्रोटीन से एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज तो बढ़ता जा रहा है और ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज। तो जो लोग डायबिटीज पर्सन होते हैं ना उनका डॉक्टर हर महीने ब्लड यूरिन का सैंपल लेता ही लेता है, उनके तो पेशाब के सैंपल से सारी बातें बता देता है। तो ये सारी चीजें हमारी पेशाब में नहीं आनी चाहिए बेटा, और ये आनी चाहिए। अगर ये पेशाब में नहीं आई तो प्रॉब्लम है, अगर ये पेशाब में आ गया तो प्रॉब्लम है। इसीलिए जब हम कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारा या तो खून का सैंपल लेता है या पेशाब का सैंपल लेता है, क्योंकि बेटा पेशाब में बहुत सारी चीजें होती हैं जो डॉक्टर्स को तुरंत बता देती हैं कि उसके लीवर में प्रॉब्लम है या उसके किडनी में प्रॉब्लम है या कहीं ब्लड में इंफेक्शन हो गया, क्या वो प्री डायबिटिक का मतलब होता है बस डायबिटीज होने वाली कंडीशन आने वाली है ना। आगे बात समझ में, तो ये हमारी पेशाब के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्लाइकोयूरेमिया क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर हमारी किडनी के अंदर जो पेशाब बन रहा है उस पेशाब में खून आ जाए तो किसका इंडिकेट, किसका संकेत है, किडनी खराब होने का। अगर पेशाब में कीटोन बॉडीज आ रही है इसका मतलब उस इंसान का लीवर खराब हो चुका है या उस इंसान को डायबिटीज हो चुकी है। ठीक है, चलो मैम ये हो गया हमारा किसका, अपने पेशाब का कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट कैसे निकालना चाहिए। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप किडनी का काम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं हमें जो भगवान ने दो गुर्दे दिए हैं, है ना, इन गुर्दों का काम क्या होता है, गुर्दों का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, रक्त को छानते हैं। अरे बताओ क्या काम होता है, दोनों गुर्दे क्या काम करते हैं मैम, ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं, रक्त को छानते हैं, खून को छानते हैं। अब बच्चों अगर किसी इंसान का एक किडनी खराब हो गया तो मैंने आपको बताया था वो दूसरा किडनी पे जिंदा रह लेगा इंसान, लेकिन मान लीजिए इंसान के दोनों ही किडनी खराब हो जाए, मैम तब भी इंसान जिंदा रह सकता है क्या। आपने सुना होगा वृंदावन में जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, फिर भी वो जिंदा है, हमारे सामने है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि मैम दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इंसान जिंदा रह लेता है। बच्चों किडनी खराब हो गए दोनों, इसका मतलब उस इंसान का क्या फिल्टर नहीं हो रहा है, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, उसका खून छन नहीं रहा है। नेचुरल तरीके से किडनी के अंदर जो फिल्टर्स थे वो फिल्टर्स खराब हो गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान की दोनों किडनी खराब होने के बाद भी आप इंसान को जिंदा रखना चाहते हैं तो अब इस इंसान का जो खून है वो आर्टिफिशियल तरीके से छानना जरूरी हो जाएगा। आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन करवाया जाता है बेटा। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लैब में ब्लड को फिल्टर करवाना। कृत्रिम तरीके से रक्त को छान के उस इंसान को जिंदा रखा जाएगा। कृत्रिम तरीके से रक्त को छानना, तरीके से रक्त को छानना पड़ेगा अगर उस इंसान को जिंदा रखते हैं। और बेटा आर्टिफिशियल तरीके से जब ब्लड को छाना जाता है इसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस करवाना। ठीक है, क्या करवाना, हीमोडायलिसिस करवाना। आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन को बायोलॉजी में एक टर्म देते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। आपने सुना होगा फलाना इंसान का डायलिसिस हो रहा है, ठीक है, फलाना इंसान का हीमोडायलिसिस हो रहा है। तो हीमोडायलिसिस एक शब्द होता है बच्चा जिस शब्द में इंसान का आर्टिफिशियल तरीके से हॉस्पिटल में क्या ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब कैसे फिल्टर किया जाता है, एक मशीन होती है, उस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर। एक मशीन होती है, आपको मैं मशीन की फोटो भी दिखाती हूँ, ये मिट गया है बच्चों, ओहो मैं वापस लिख देती हूँ, ये बोर्ड का क्या हो गया है।
आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को छानना हीमोडायलिसिस कहलाता है। अब इस हीमोडायलिसिस में होता क्या है, एक मशीन होता है बच्चों में से, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर फोटो दिखाती हूँ। इस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर। इस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइजर कहते हैं। देखो जब तक आपके दोनों किडनी सही है तब तक तो आपकी किडनी क्या कर रहे हैं, ब्लड को छान रहे हैं। अब दोनों किडनी खराब हो गए तो आपका सारा खून, एक मशीन है देख लो आप, ऐसी मशीन है, इस मशीन के अंदर खून लाया जाता है। ये देखो इस इंसान का हो रहा है, ऐसे इस इंसान का खून लाया जाता है, देख रहे हो ना आपकी खून इस मशीन के अंदर ऐसे ले जाया जाता है। जो काम हमारी किडनियां कर रही थी वही काम एक मशीन से करवाया जाता है, ब्लड को फिल्टर कराया जाता है और फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट होता है वो वेस्ट यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पेशाब, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सबको बाहर निकाल देते हैं और खून ऐसे वापस इस पेशेंट को वापस चढ़ा दिया जाता है। तो एक मशीन है जिस मशीन को डायलाइजर कहते हैं, इस मशीन को डायलाइजर कहते हैं। सारा खून बॉडी से इस मशीन के अंदर जाता है। इस मशीन में फिल्टर लगे हुए होते हैं, ये वही फिल्टर है जो हमारी किडनी के पास नेफ्रॉन होते हैं, ठीक वैसे ही फिल्टर है बेटा, ठीक है। और ये फिल्टर क्या करते हैं, ये ब्लड को छानते हैं और खून के अंदर जितना भी वेस्ट था जो उस इंसान के बॉडी में बना था वो सारा वेस्ट यहां से बाहर निकाल देते हैं डॉक्टर्स और खून वापस चढ़ा देते हैं, फिर वापस करवाया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस इंसान का, कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका एक दिन में 2 बार डायलिसिस होता है, कभी कभी 10 दिन में 1 बार डायलिसिस होता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा जब इंसान की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो डायलाइजर नाम की मशीन होती है और वो आर्टिफिशियल तरीके से खून को छान के पेशाब और जितना भी वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस सारे को बाहर निकाल देती है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये रोज भी हो सकता है, ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, वो देखते हैं कि भाई कितना कैसे है इंसान। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब है फिर भी वो जिंदा है, क्यों? क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम है बेटा, नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम उनके पास रहती है और वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे उनका ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से छान छान के उनको जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस करवाना। तो अगर आपसे कभी पूछे कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को छानना क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस करवाना कहलाता है। एक किडनी खराब होती है तो दूसरा किडनी झेल जाता है चीजें, लेकिन दोनों खराब होती है तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, फिर तो हीमोडायलिसिस ही करवाना पड़ता है। आइए नेक्स्ट, अगर डायलिसिस नहीं करवाना है और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको कोई इंसान अपना किडनी दे रहा है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए, है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए। अब सुनिए जरा, पूरे के पूरे विश्व में जो पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया था वो कब किया गया था, कहां किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बेटा ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्यारोपण, एक इंसान की किडनी निकाल के दूसरे इंसान में लगाना, कोई भी ऑर्गन एक इंसान की बॉडी से हटा के दूसरे में लगाना ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो लिखिए प्रथम गुर्दे का प्रत्यारोपण, प्रथम गुर्दे का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण कब किया गया था, मार्च 1954। हाँ जी बच्चों, समय था मार्च 1954। अच्छा कुछ किताबों में यहां तारीख रहती है 1 मार्च, किसी में रहती है 4 मार्च, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, आपको ईयर याद रखना है। 1 या 4 मार्च 1954 में अमेरिका के अंदर एक बॉस्टन करके जगह है जहां पर हॉस्पिटल का नाम है पीटरबेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल। और कौन से डॉक्टर ने, किडनी के डॉक्टर्स क्या कहलाते हैं, नेफ्रोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, उन पूरे 20 डॉक्टर्स की एक टीम थी जिसको लीड कर रहे थे जोसेफ मुर्रे। डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है जोसेफ मुर्रे। कहां पे किया था इन्होंने किया था बेटा अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। कौन से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम याद रखना, हॉस्पिटल का नाम है पीटरबेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल, ब्रिंघम हॉस्पिटल, ये बेटा हॉस्पिटल का नाम है। और 1 या 4 मार्च 1954 में 1954 में सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया था बेटा, ठीक है। अभी देख लेना 1 मार्च है कि 4 मार्च है, ये देख लेना आप, ठीक है बेटा। ऐसे कहते हैं कि ये हॉस्पिटल जर्मनी में भी है, कुछ जर्मनी में हुआ था इसका एक्सपेरिमेंट, वहां से किडनी को लेके आके फिर बोस्टन में किया गया था। ऐसा पूरी हिस्ट्री आपको वो सब नहीं पूछा जाता है, आपको तो साइंस पे ध्यान रखना है, आपको बस डेट और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कब किया गया, 1954 में। किसने किया, जोसेफ मुर्रे ने। आप सोचिए बच्चों 1954 से लेकर आज हम 2025 में हैं, हर साल हजारों लोग तो हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। आपने अभी सुना होगा एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने 2 किडनी लेकर आए थे कहीं से, आई डोंट नो पता नहीं कहां से, कौन से एरिया से लेकर आए थे, क्योंकि एक इंसान को बहुत अर्जेंट बेस पे किडनी की जरूरत थी तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में काम में लिए गए थे एक जगह से दूसरी जगह लाने में, है ना। तो बेटा 1954 में पहली बार लोगों को पता लग गया था कि एक इंसान का किडनी निकाल के दूसरे इंसान के बॉडी में डालकर हम दोनों इंसान को जिंदा रख सकते हैं एक किडनी पर। अब आप सोचिए कोई अपनी दोनों ही दे दे तो भाई कोई नहीं देता है ना, लेकिन एक किडनी तो हर साल होते हैं, हर साल। अपने भारत देश में ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे ज्यादा होते हैं हर साल। 1954 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है। भगवान ना करे ऐसी कंडीशन की कभी किसको जरूरत पड़े, लेकिन पड़ती है तो ये भी एक ऑप्शन होता है इंसान को जिंदा रखने के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट सुनो क्वेश्चन। जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पेशाब होता है ना, यूरिन होता है, उसका कलर कैसा होना चाहिए। बच्चों पेशाब का जो कलर होता है ना, रंग होता है ना पेशाब का, वो कलर देख के डॉक्टर बताते हैं आपको क्या बीमारी है। आपके पेशाब का नॉर्मल कलर कैसा आना चाहिए, पेल येलो कलर, हल्का पीला रंग ही आना चाहिए बेटा पेशाब का। कैसा, हल्का पीला। गाढ़ा पीला आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ग्रीन आ रहा है तो प्रॉब्लम है, लाल आ रहा है तो प्रॉब्लम है। कौन कह रहा है पेशाब सफेद कलर का होता है, हट, ठीक है। तो सुनिए जरा, हमारे पेशाब का कलर पेल येलो कलर का आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा था जब जब कलर होते हैं हमारे बॉडी में उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट। तो एग्जामिनर पूछता है पेशाब का ये जो पीला रंग है ये किस पिगमेंट की वजह से होता है, ये यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से होता है बेटा। यूरोक्रोम क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो हमारी पेशाब को कैसा कलर देता है, पेल येलो कलर, हल्का पीलापन आपके पेशाब के अंदर डालता है। ये पिगमेंट कहां से आता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, खैर ठीक है। तो लिख दो पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। ये है आपके पेशाब का कलर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या, अगर ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, मनुष्य का जो पेशाब होता है उसके अंदर अगर पीएच स्केल डाल दो तो ऑन एन एवरेज हमारे पेशाब के पीएच का मान 6 होता है बेटा। पेशाब का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। किस रेंज में आता है, 6 में। अब बच्चों अगर पेशाब का पीएच गड़बड़ाता है तब भी आपको बीमारियां होती हैं। तो मैंने कहा ना, अभी बताऊंगी पेशाब के कलर से कैसे मैं पता लगाते हैं। रुक जा, ठीक है। मैम आपने फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया बताया था, बैक्टीरिया होती है बेटा फर्स्ट लिविंग सेल। कहीं तुमने प्याज तो नहीं पढ़ लिया है, अनियन सेल तो नहीं पढ़ लिया शिवम, हाँ। चलो सुनिए, पेशाब के पीएच का मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। पेशाब का कलर हल्का पीला, किस पिगमेंट की वजह से, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। अगला अगर आपसे पूछे, आप जानते हैं फ्रेश यूरिन में क्या होती है, स्मेल होती है ना, गंधक आती है। तो एग्जामिनर पूछता है स्मेल ऑफ फ्रेश यूरिन
ताजा मूत्र में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं जिनकी अच्छे से साफ सफाई नहीं होती है, उनमें बदबू आ रही होती है ना? तो ताजा मूत्र में गंध का कारण क्या है? जो उसमें गंध आ रही है उसका कारण क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। हमारे पेशाब में अमोनिया होती है और उसी अमोनिया की वजह से क्या आप बताओगे बेटा, हमारा पेशाब के अंदर स्मेल आती है बेटा। फ्रेश यूरिन में आती है, थोड़ी देर के बाद ये अमोनिया गैस के रूप में उड़ जाता है, तो बाद में पेशाब में स्मेल नहीं आती। ठीक है, आगे बात समझ में? पेशाब की स्मेल पूछे अमोनिया की वजह से, पेशाब के पीएच का मान पूछे इतना, कलर पूछे ये किसकी वजह से? इसकी वजह से। पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहां पे हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट। बच्चों मुझे ये बताओ पेशाब बनाता कौन है? किडनी बनाता है ना? किडनी ऐसे किडनियों ने पेशाब बना दिया, ठीक है, एक किडनी दो किडनी। अब ये पेशाब नीचे बन के किस में आता है? इन नलियों में आता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेशाब वाली नली कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। एक जोड़ी यूरेटर होती है, इनको बोलते हैं हम यूरेटर, मूत्रवाहिका, यूरेटर्स कहते हैं हम। ठीक है, यूट्रस नहीं लिख लेना, यूट्रस गर्भ होता है, यूरेटर्स होती है, ये मूत्रवाहिका होती है। वो नलियां जो यूरिन को ऐसे, यहाँ किडनी में पेशाब बनता है, ब्लड चल के ब्लड वापस आ जाता है, उसके बाद सारा पेशाब ऐसे नीचे आता है इस नली में, ऐसे ऐसे आया। तो एग्जामिनर पूछता है कि ये जो यूरेटर होती है, डक्ट होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इस यूरेटर डक्ट की लेंथ लिख लेना बेटा, कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। लड़का लड़की दोनों में एक जैसी रहती है। 25 सेंटीमीटर लंबी दो नलियां होती है जो पेशाब को छान छान के कोपर कहाँ गया? कौन सा कोपर? हाँ जी, ये सारा का सारा पेशाब नीचे की तरफ आता है, और कहाँ पर? यहाँ होता है आपका ब्लैडर। ये आपका ब्लैडर है, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। इसके अंदर पेशाब आके छन छन के स्टोर हो जाता है बेटा, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लड़कों का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका साइज बड़ा होता है बच्चों, तो उनमें ज्यादा देर तक पेशाब स्टोर रहता है और ज्यादा मात्रा में रहता है। लड़कियों का यूरिनरी ब्लैडर छोटा होता है, क्यों? क्योंकि लड़कियों के यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ लड़कियों का यूट्रस, बच्चादानी, गर्भ शुरू हो जाता है। तो यूट्रस भी है, तो यूट्रस जब देखो यहाँ यूट्रस है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूट्रस थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो पेशाब वाला आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो लड़कियों के अंदर लड़कों के मुकाबले में छोटा होता है बच्चों। ठीक है, हाँ, पेशाब में चिंटी लगी, इसका मतलब डायबिटीज है, 110% बेटा डायबिटीज है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है बेटा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। जब तक आप पेशाब नहीं करके आते हैं तब तक पेशाब यहीं पे स्टोर होता है। अब बच्चा इसमें कितना पेशाब स्टोर हो जाता है? मेल में, लड़कों के अंदर आप लिखोगे बेटा यहाँ पर 700 से 800 ml पेशाब भर जाता है इसके अंदर, क्योंकि लड़कों के यूरिनरी ब्लैडर का साइज बड़ा होता है। और लड़कियों में क्योंकि उनमें नीचे की तरफ गर्भ होता है, यानी कि बच्चादानी होती है उनकी, तो क्या लड़कियों के अंदर 300 से 400 या 450 ml इतना ही पेशाब स्टोर हो पाता है। यही कारण होता है लड़कियां बार बार बाथरूम जाती हैं, लड़के बहुत कम बाथरूम जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? अब ये तो मैक्सिमम क्वांटिटी है बेटा पेशाब की। अब इसमें कितना पेशाब आके भर जाएगा कि आपको फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन, आपको लगेगा हमें बाथरूम जाना चाहिए, पेशाब करके आना चाहिए, है ना? तो बेटा लिखिए, फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन आपको कब लगता है? कितना पेशाब मिनिमम भर जाएगा कि भैया आपको लगेगा कि अब तो मुझे मूत्र त्याग करके आ जाना चाहिए, भैया अब तो मुझे बाथरूम जाना चाहिए, है ना? तो कितना पेशाब? तो जब इसके अंदर भर जाता है बेटा 250 से 300 ml, तो आपको लगेगा अब मुझे पेशाब करके आना चाहिए। हाँ, बाकी आप लोगों की सबकी कंट्रोलिंग पावर है ना? जितनी देर आप कंट्रोल करके बैठ जाओ, जैसे आप कहीं बस से सफर कर रहे होते हैं, बस में कौन से टॉयलेट्स होते हैं, तो आप 2 घंटे के सफर में भी आप कंट्रोल करके बैठे रहते हैं, वो कुछ लोगों की कंट्रोलिंग पावर पे होता है। ठीक है बच्चों, तो फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन का मतलब है कितना पेशाब यहाँ पे आकर जम गया, सॉरी भर गया, कि आपको पेशाब करने की कमी महसूस होने लग जाती है, इतना भर जाता है तब। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर वो ऑर्गन जिससे यूरिन को हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये होता है यूरेथ्रा वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग, वो मार्ग जहां से यूरिन पेशाब बाहर निकालते हैं। बच्चा, लड़कों के यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। लड़कों का यूरेथ्रा वाला हिस्सा होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि लिख लेना ये मेल बॉडी में होता है। ठीक है, ऐसे लिख लो, मेल बॉडी में। नर शरीर के अंदर इसकी यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है ना वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और लड़कियों के अंदर यूरेथ्रा वाले हिस्से की लंबाई जो होती है वो कम होती है बेटा। वो कम होती है कितनी? आप बोलोगे 2 से 2.5 सेंटीमीटर ही लंबा होता है। और यही कारण होता है लड़कियों को यूटीआई ज्यादा होता है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। जब महिलाओं के यूरेथ्रा वाले हिस्से में या यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो बेटा उसे कहा जाता है यूटीआई होना, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज 2 से 2.5 सेंटीमीटर, हाँ मैक्सिमम इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर तक जाती है लड़कियों के अंदर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक जाती है मैक्सिमम लेंथ। तो यही एक कारण होता है कि लड़कियों के अंदर यूटीआई बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, लड़कियां जनरली पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने से पहले 2 बार सोचती हैं, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में आप जानते हैं कितने सारे अलग अलग प्रकार के, आप जानते हैं इसी ट्रैक से बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कर देते हैं, है ना? तो ये आपको याद रखना है, यूरेटर की लेंथ कितनी है, यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर होता है, मेल बॉडी में कितना हो सकता है, फीमेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना यूरिन भर जाएगा कि आपको पेशाब करने की कमी जरूर महसूस होने लग जाती है। यूरेथ्रा की लेंथ लड़कों के अंदर 8-10 सेंटीमीटर लंबा होता है, लड़कियों के अंदर 2-2.5 सेंटीमीटर से शुरू होकर मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, हाँ जी मैम। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से करवा दिया। अब बात ये आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, एक दिन में कितना पेशाब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है? डॉक्टर्स कहते हैं डेली आउटपुट ऑफ यूरिन कितना होना चाहिए? डेली आउटपुट ऑफ यूरिन, बच्चों डॉक्टर की लैंग्वेज में बताऊं तो डॉक्टर कहता है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पेशाब तो आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा बेटा। इतना पेशाब बन रहा है तो आप क्या हो? हेल्दी हो बच्चों, हेल्दी है मतलब हम लोग। अगर इससे कम पेशाब निकल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो इंसान 1.5 लीटर एक दिन में पेशाब बाहर निकाल रहा है वो इंसान हेल्दी है, उसे ना के बराबर बीमारियां हैं। अब वो आप लोग जाने भैया आप कितना पेशाब लगभग निकालते हैं, है ना? आई बात समझ में? तो इतना पेशाब तो डेली निकलना ही चाहिए। जब एग्जामिनर पूछता है तो ऑप्शन हो सकता है 1 to 1.5, 1.5 to 1.8, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी मैम। अब पेशाब के अंदर क्या है? पानी। भाई आप जानते हैं पेशाब के अंदर 95% क्या होता है? वाटर होता है। अब पेशाब के अंदर कितना पानी पेशाब में बाहर जाएगा, कितना पानी हमारी बॉडी में रहेगा? अरे भैया सारा पानी अगर पेशाब में बाहर निकल जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमें पानी की कमी हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे। तो पानी कितना पेशाब पानी के रूप में बाहर जाएगा, कितना बॉडी के अंदर रहेगा, इसे कौन बैलेंस करता है? इसे हार्मोन, एडीएच हार्मोन बैलेंस करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लिखिए एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, हिंदी में लिखो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन।
इसी हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच। और मैं आपको बता दूं इसी हार्मोन का एक नाम और भी होता है, इसी हार्मोन को बोलते हैं वेसोप्रिन हार्मोन। लिखा जाता है वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन, दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों नाम सही है इसके, ठीक है। वेसोप्रिन बोलो या वेसोप्रेसिन बोलो, दोनों ही सही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन। वेसोप्रिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पता है क्या करता है? ये हार्मोन करता है वाटर बैलेंसिंग इन यूरिन, वाटर बैलेंसिंग इन यूरिन। पेशाब के अंदर पानी की मात्रा को संतुलित करके रखता है। लिख दो, मूत्र में या पेशाब में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ये डिसाइड करता है बच्चों, ये डिसाइड करेगा कि कितना पानी पेशाब में बाहर जाना है और कितना पानी बॉडी के अंदर रहना है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, है ना। तो कौन सा हार्मोन वाटर बैलेंसिंग का काम करता है? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, जो लोग पेशाब कह रही हूं मैं, शराब ज्यादा पीते हैं, आपने देखा है शराब पिए हुए इंसान बहुत ज्यादा पी लेते हैं, रोड पर गिरे हुए थे, उनकी पैंट में पेशाब निकला हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उन लोगों के अंदर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस हो जाता है तो ये हार्मोन वाटर बैलेंसिंग नहीं कर पाता है पेशाब में। तो अगर इंसान ने ज्यादा शराब पिया है तो उसको ज्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाटर बैलेंसिंग हो नहीं पाता है और पानी सारा पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और अगले दिन जब इंसान उठता है तो उसको डिहाइड्रेशन लगता है, उसको चक्कर आते हैं, उसका बॉडी में पानी की कमी हो जाती है बेटा, पानी की कमी हो जाती है। तो जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उन लोगों के बॉडी से यूरिन भी क्या होता है? ज्यादा निकलता है, और ज्यादा यूरिन यानी ज्यादा पानी बाहर गया, और अगले दिन जब ज्यादा पी रखी होती है जिन लोगों ने, अगले दिन जब उठते हैं तो उनको क्या हो जाता है? उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो इंसान मर सकता है। अगले दिन उसको क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है, उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, अगले दिन उठते हैं तब। आवाज नहीं आ रही जितेंद्र, कहां हो तुम? ठीक है, आगे मेरी बात समझना। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। एक दिन में कितना पेशाब? 1 से 1.5 लीटर। कौन सा हार्मोन पेशाब में पानी की मात्रा को बैलेंस करता है? क्या बताओगे? एडीएच हार्मोन। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उन्हें ज्यादा बाथरूम क्यों आता है? क्योंकि उनके बॉडी में एडीएच हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और क्या अगर ज्यादा यूरिन आता है तो अगले दिन उस बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब मैं आपको कुछ शब्द सिखाती हूँ जिनका आपको नाम पता होना चाहिए ना, इन वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए। बेटा एक शब्द होता है डाईयूरेटिक। क्या शब्द होता है? डाईयूरेटिक। जब भी आप डाईयूरेटिक शब्द देखते हो, ये डाईयूरेटिक शब्द क्या होता है? ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई चीज जिसको खाने से, जिसको पीने से आपको ज्यादा पेशाब आता है, उसे डायूरेटिक कहते हैं। जैसे जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, है ना, जैसे जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, इन सबको ज्यादा पेशाब आता है। तो चाय किसकी तरह काम करती है? डायूरेटिक की तरह। कॉफी किसकी तरह काम करती है? डायूरेटिक की तरह। और अल्कोहल किसकी तरह काम करती है? डायूरेटिक की तरह काम करती है। क्या आवाज नहीं आ रही है बच्चों? आवाज नहीं आ रही है? 2 बच्चे बोल रहे हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा भाई साहब। अरे यार प्रॉपर अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, डायूरेटिक शब्द का मतलब जानते हैं? हाँ, ऐसी बहुत सारी दवाइयां भी आती हैं जिनको खा लेते हो तो आपको पेशाब बहुत ज्यादा आता है ना। तो डायूरेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी दवा, या चाय कॉफी जनरली आप देखना, अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हो तो पेशाब ज्यादा आता है। सर्दियों में पेशाब ज्यादा क्यों आता है? ज्यादा चाय कॉफी पीते हो, ज्यादा गर्म चीजें खाने से। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके बॉडी के अंदर पेशाब की मात्रा को बढ़ा दे उसे डायूरेटिक कहते हैं। ये बात याद रखना। तो एग्जामिनर कैसे पूछता है? ऐसी दवाइयां जो पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डायूरेटिक मेडिसिन कहते हैं, उन्हें डायूरेटिक मेडिसिन कहते हैं। अगला लिखो, यूरेमिया या पोलीयूरेमिया। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज यूरेमिया या पोलीयूरेमिया। पोलीयूरेमिया, यूरेमिया या पोलीयूरेमिया क्या होता है बच्चों? यूरेमिया या पोलीयूरेमिया का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन। जब पेशाब के अंदर, मैंने कहा ना यूरिया कितना परसेंट? 2-2.5% होना चाहिए। अब आप जब पेशाब कर रहे हैं उसमें यूरिया निकल रहा है 7%, तो डॉक्टर कहता है आपको यूरेमिया हो गया, आपको पोलीयूरेमिया हो गया। आइए समझ में। तो यूरेमिया या पोलीयूरेमिया का मतलब होता है एक्सेस प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। जब पेशाब में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हम यूरेमिया या पोलीयूरेमिया शब्द से जानते हैं। लिख लेना, मूत्र में यूरिया ज्यादा आने पर यूरेमिया या पोलीयूरेमिया शब्द कहा जाता है। लिख लोगे? हाँ जी मैम। नेक्स्ट लिखो अगला। हाँ बेटा, ज्यादा कॉफी चाय पीने से पेशाब ज्यादा आता है क्योंकि ये डायूरेटिक चीजें मानी जाती हैं, ये आप कभी भी देख लेना, ठीक है। एक बीमारी होती है बेटा, उसे बोलते हैं, एक बीमारी होती है उसे बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। लिखिए क्या होता है? यूरेथ्राइटिस। इस बीमारी में क्या होता है? यूरेथ्राइटिस में होता क्या है? आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब सूजन आ जाती है तो उसे यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। यूरेथ्राइटिस रोग, ये डिजीज है बेटा, ये बीमारी है, ठीक है। लिख लेना, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो पेशाब वाला ब्लैडर होता है ना, उसमें जब सूजन आ जाए, दर्द होता है, सूजन आके दर्द होने लग जाए, उसकी दीवारें मोटी-मोटी हो जाती है, तो बच्चा उसे कहा जाता है यूरेथ्राइटिस। इंसान को ब्लैडर में दर्द होता है, ब्लैडर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिखिए, मूत्राशय में सूजन और दर्द होता है, दर्द होने को यूरेथ्राइटिस कहा जाता है, अगला सुनो। अगला एक शब्द होता है एन्यूरिया। मैम एन्यूरिया का मतलब क्या होता है? एन्यूरिया का मतलब होता है ऐसा पेशाब जिसमें बिल्कुल यूरिया नहीं है। मुझे ये बताओ कि पेशाब में कितना परसेंट यूरिया निकलना चाहिए? 2-2.5%। अब आप ऐसे पेशाब करो इसमें यूरिया है ही नहीं। जब पेशाब में यूरिया नहीं है तो वो अंदर यूरिया है तो लीवर को खराब कर देगी, किडनी को खराब कर देगी। अभी तो पढ़ाया था यूरिया हमारे पेशाब में होना चाहिए, ना हुआ तो गड़बड़ है। तो अगर आपके पेशाब से यूरिया नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन को, अच्छा अपनी स्पेलिंग लिख दी, एन्यूरिया कहा जाता है। उस कंडीशन को एन्यूरिया कहा जाता है। तो लिख दो एब्सेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। जब पेशाब के अंदर बिल्कुल भी यूरिया नहीं आया तो उसे एन्यूरिया कहते हैं। अब अगर ये यूरिया पेशाब में नहीं आया तो अंदर रह गया तो भाई किडनी को खराब करेगा, और किसको खराब करेगा? लीवर को खराब करेगा। तो लिख दो, जब मूत्र में यूरिया की अनुपस्थिति हो जाए,
यूरिया की क्या हो जाए, अनुपस्थिति हो जाए, यानी कि आया ही नहीं, हो जाए तो उसे अनूरिया कहा जाता है। देखो, ना यूरिया आया तो अनूरिया, ज्यादा यूरिया आ गया यूरेमिया, पॉलीयूरेमिया कहलाता है। एक और शब्द होता है डिसूरिया। हाँ, डिसूरिया, डिसूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन। डिसूरिया क्या होता है ये भी लिख लो बच्चा। डिसूरिया का मतलब होता है जब आप पेशाब करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है यूरेथ्रा वाले हिस्से में, इसे डिसूरिया कहा जाता है। कोई ना कोई इंफेक्शन हो जाता है यूरेथ्रा में, तो लिखो पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन। जब आप पेशाब करते हैं तो आपको दर्द होता है बेटा, उसी को डिसूरिया कहा जाता है, उसी को डिसूरिया कहा जाता है। ठीक है, हम यूरिया कैसे डॉक्टर चेक करते हैं, आप थोड़ी करते हो यूरिया चेक। तो ये कुछ शब्द है बच्चा जिनके नाम डॉक्टर पूछ लेता है। डायूरेटिक मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके अंदर पेशाब की मात्रा बढ़ाती है। ठीक है, कुछ कुछ पेनकिलर्स होती हैं जो आप खाते हो तो आपको ज्यादा पेशाब आता है, ज्यादा चाय पीते हो तो ज्यादा पेशाब आता है। सर्दियों में हम चाय ज्यादा पीते हैं तो बार-बार पेशाब जाता है। चाय कॉफी किसका काम करती है, डायूरेटिक का काम करती है, राइट। तो ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे शब्द, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मैंने बता दिया है। डायूरेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है आपके बॉडी में। यूरेमिया या पॉलीयूरेमिया का मतलब होता है बेटा जब आपके पेशाब के अंदर यूरिया ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब लीवर खराब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके लीवर में। यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है आपके ब्लैडर में दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है, ब्लैडर की दीवार मोटी हो गई है, फट सकता है ब्लैडर। हाँ, बहुत सारे लोगों का यूरिन ब्लैडर फट जाता है, डेथ हो जाती है ना। अनूरिया का मतलब होता है पेशाब में बिल्कुल भी यूरिया नहीं आया, अंदर ही अंदर गड़बड़ कर रहा है वो। ऐसे ही बच्चों एक कंडीशन और बताऊं आपको मैं, जब आपके पेशाब के अंदर यूरिक एसिड नहीं निकल पाता है और वो यूरिक एसिड जाके आपके घुटनों में जम जाता है तो एक बीमारी करता है जिसको गाउट डिजीज कहते हैं, गठिया बाव कहते हैं। लिख देना, गाउट हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग। सुना है आपने कभी गठिया रोग? पता है क्या होता है? गठिया रोग में हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो ये यूरिक एसिड जाके कहां पे जम जाता है, घुटनों के अंदर। नी का मतलब होता है घुटना, देखो ऐसे होते हैं घुटने, सुनना ध्यान से, ये घुटना ऐसे होता है, घुटना बीच में मेम्ब्रेन होती है घुटनों के ऐसे। और ये जो यूरिक एसिड, मैंने कहा ना पेशाब के अंदर यूरिक एसिड 0.4% बाहर जाना चाहिए। अब किसी के पेशाब में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं निकला तो अंदर रह गया, अंदर रहेगा तो क्या करेगा, ये यूरिक अम्ल ना ये ऐसे आके ऐसे क्रिस्टल्स के रूप में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऐसे क्रिस्टल्स, पत्थर पत्थर नहीं होते दिखने, पत्थर जैसे बन जाता है। और यही क्रिस्टल्स घुटनों की मेम्ब्रेन के बीच में आके ऐसे फंस जाते हैं। अब जब इंसान बैठता है उठता है तो ये मेम्ब्रेन ऐसे होती है, इस मेम्ब्रेन में दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ने में, बैठने में, उठने में, भागने में। तो इस बीमारी को गाउट रोग कहा जाता है, गठिया बाव, गठिया रोग कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या, किस अम्ल के जमाव के कारण गठिया रोग हो जाता है, यूरिक अम्ल। ये अम्ल कहां जमता है, घुटनों में। नी का मतलब होता है घुटना, घुटनों के बीच में जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर, उसके अंदर जम जाता है। इंसान उठता बैठता है, भागता है तो घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है, फिर डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर बोलता है मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, आपकी मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड कम हो रहा है, यूरिक एसिड ज्यादा जम रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए डॉक्टर्स यूरिक एसिड चेक करते हैं कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन बनना कैसे कैसे सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब फटाक से एक चीज समझ लो कि पेशाब का कलर कैसा कैसा आता है तो कब क्या क्या हो जाता है। सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ और उससे आप समझो कि पेशाब का कलर आपको कैसे कैसे बताता है। बाकी चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये देखो, ये सारा देखो, ये देखो, ये स्लाइड आपको बताएगा कि आपका पेशाब का कलर कैसा आ रहा है तो आपको क्या क्या करने की जरूरत है। अरे बड़ा हो जाए यार। हाँ सुनो बच्चों, देखो क्या होता है जब आपका पेशाब का कलर आ रहा है कैसा, क्लीन। क्लीन का मतलब है पीलापन है ही नहीं आपके पेशाब के अंदर, सफेद सा है। इसका मतलब है बेटा हल्का सा पीला, समझ लो, बहुत ज्यादा पीला नहीं। मैंने कहा ना हमारे पेशाब का कलर कैसा आना चाहिए, लाइट येलो कलर या पेल येलो कलर। पेल येलो का मतलब हल्का पीलापन पेशाब आना चाहिए। देखो दिखा हुआ ना, अरे देखो देख रखा है ना, क्या क्लियर या लाइट येलो, पेल येलो या लाइट येलो कलर, हल्का सा पीलापन आपके पेशाब में, आप हेल्दी हो, आपके अंदर वेल हाइड्रेटेड एंड हेल्दी, यानी कि पानी की मात्रा सही ले रहे हो, आप हेल्दी पर्सन हो। पेशाब का अगर क्लियर पेशाब आ रहा है, हल्का सा पीला रंग आ रहा है, पेल येलो कलर आ रहा है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप अच्छी मात्रा में पानी पी रहे हो, एकदम सही हो। ठीक है, अगर आपके पेशाब का कलर डार्क येलो आ रहा है, ये देखो ऑम्बे कलर में एकदम गहरा पीला पेशाब आ रहा है, इसका मतलब है आपको डिहाइड्रेशन हो गया। भाई साहब पानी पियो, पानी की कमी हो गई है। कभी कभी आप ट्रैवल करते हो, 5-6 घंटे पेशाब नहीं करते हो तो आप पानी भी नहीं पीते हो, आपको लगता है पानी पीते पेशाब का प्रेशर बढ़ जाएगा और मैं कम नहीं पाऊंगा पेशाब, फिर अचानक से घर आके पेशाब करते हो तो बहुत पीला आता है बेटा, तो उसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन। ज्यादा पीलापन पेशाब के अंदर आता है तो आपके अंदर पानी की कमी हो गई है। नेक्स्ट सुनो, अगर पेशाब ऑरेंजिस कलर का दिखना शुरू किया, नारंगी से कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, आपको बहुत बॉडी में पानी नहीं बचा, किसी भी टाइम पे चक्कर आ सकता है आपको और आपके बॉडी में लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो अगर आपके पेशाब का कलर नारंगी कलर, ऑरेंज कलर का आने लग गया, इसका मतलब लीवर में कुछ गड़बड़ हो गई है और एक्सट्रीम लेवल पे आपके बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है। ठीक है, अगर पेशाब आ रहा है ब्राउन कलर का, बेटा मान लो लीवर खराब ही हो गया, लीवर भाई साहब चला गया। अगर पेशाब ब्राउन कलर का आ रहा है, इसका मतलब लीवर में खतरनाक प्रॉब्लम हो गई है, लीवर फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस कुछ हो गया, लीवर में गड़बड़ है, बहुत भयंकर, तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर पेशाब खून के रंग का, पिंक कलर का, लाल रंग का आ रहा है, इसका मतलब है आपके पेशाब में खून आ गया बेटा, पेशाब में क्या आ गया, खून आ गया, और इसका मतलब है किडनी में इंफेक्शन हो गया, किडनी ढंग से खून को छाना नहीं, वही खून पेशाब में आ गया तो गड़बड़ है, किडनी में प्रॉब्लम, किडनी डैमेज हो सकती है। जिन लोगों की किडनी खराब होती है उनके पेशाब में खून आता है बेटा। ठीक है, अगला, अगर आपके पेशाब का नीला सा, ब्लू, नीला या हरा रंग हो गया, नीला या हरा रंग होता है, इसका मतलब आपने खाने में मतलब कुछ ऐसी चीज खाई है जो आपके बॉडी में ग्रीन कलर या ब्लू कलर ज्यादा बना रहा है। ठीक है, ऐसी डाइट ज्यादा ना खाओ, या आपने खाने में आर्टिफिशियल क्या खा लिया, डाइस खा लिया, ये इंफेक्शन कर सकती है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, आपका पेट वेट खराब होता है तो आपको ब्लू और ग्रीन कलर का पेशाब आ सकता है। इसका मतलब आपने खाने में कुछ उटपटांग चीज खाई है जो आपके बॉडी ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, तुरंत बंद कर दो उसको। अगला है क्लाउडी एंड मिल्की, दूध के रंग का पेशाब आ रहा है, बादलों का रंग होता है ना, वैसा पेशाब आ रहा है, इसका मतलब है आपको यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो गया। यूटीआई का मतलब है आपके यूरेथ्रा या ब्लैडर में कहीं ना कहीं इंफेक्शन है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस घुस गया है भैया, या आपका किडनी खराब। अगर पेशाब का कलर आता है बादलों के रंग के जैसा, दूध के रंग का जैसा, क्लाउडी कलर का हो जाता है, इसका मतलब किडनी खत्म हो चुका है, इसका मतलब यूटीआई है बहुत भयंकर वाला, कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हुआ है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाओ भाग के। और अगर आपके पेशाब के अंदर ऐसे फोम सी बनी हुई आ रही है, फोम समझते हो, फोम वाले फेस वॉश होते हैं, जेल आता है फोम, अगर वो फोम से निकल रही है आपके पेशाब के अंदर, मतलब भैया ये तो बहुत खतरनाक डेंजर वाली कंडीशन हो गई है, इसमें तो किडनी खराब, लीवर खराब, खून में इंफेक्शन, बहुत कुछ हो गया है। इस कंडीशन में तो तुरंत डॉक्टर के पास भागो भैया, तभी जिंदा रहोगे। ठीक है, तो ऐसे पेशाब का कलर भी बताता है कि आपके बॉडी में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सा ऑर्गन में इंफेक्शन हो सकता है, कहां पे क्या हो सकता है। इसलिए डॉक्टर जब आपका यूरिन का सैंपल लेता है तो यूरिन का कलर देख के तुरंत छोटा मोटा बता देता है कि भाई साहब पानी ढंग से पिया करो, भाई साहब लीवर का ये जांच करवा लो। यूरिन का सैंपल लेके डॉक्टर तुरंत बता देता है उसका कलर देखते ही, इसका तो एलएफटी करो, इसका तो केएफटी करो,
है ना। एलएफटी का मतलब होता है लीवर का फंक्शन टेस्ट करवाना, लीवर कैसा काम कर रहा है। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी कैसे काम कर रही है। तो ऐसे पेशाब बहुत सारी चीज़ों को बता देता है आपको कि कैसा पेशाब आ रहा है। तो आप जनरली आपको खुद से ही देखना पड़ेगा कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बेटा गड़बड़ है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। कल सुबह हम 1 से 2 में क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ बेटा, अगर फोम आ रही है पेशाब, पेशाब फोम ही सा हो रहा है ना, मतलब फोम से बनी हुई आ रही है, इसका मतलब बहुत डेंजर कंडीशन है। इतनी डेंजर कि तुम खुद भी चल के नहीं जा पाओगे, आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। सफेद पेशाब आ रहा है, डिहाइड्रेशन है आपको, किडनी में कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास हो गई है, कल अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो बेटा। ये प्रतीक्षा पूरी क्लास में बोलती रही है कि मैम आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। बेटा बहुत